हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवकी नर्सिंग क्लासेस एंड करियर गाइडेंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ली जाती है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हर वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनके आंसर्स और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे मेरे ये वीडियोस रहने वाले हैं। तो इसके आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। So first question is, all of the following are branches of celiac trunk except। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीलियक ट्रंक की ब्रांच नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुपेरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, क्योंकि सुपेरियर मिसेंट्रिक आर्टरी जो है वो लोअर एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सुपेरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एम्स 2009 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। सो सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज फुल्ली इप्सिलैटरल टू द लेफ्ट इलियक रीजन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट इलियक रीजन जो होता है, जो एब्डोमेन के 9th रीजन रहते हैं, तो उसमें जो लेफ्ट इलियक रीजन है उसको इप्सिलैटरल कौन सा रीजन रहता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, क्योंकि जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है वो लेफ्ट इलियक रीजन के सेम साइड को रहता है, इसलिए इप्सिलैटरल जो वर्ड है उसका मीनिंग है एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। थर्ड क्वेश्चन इज, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी इज टर्म एज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है डी, मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको सबको मिला के उसको मेटाबॉलिज्म ये टर्म दी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मेटाबॉलिज्म। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, द एल्बो इज डैश डैश टू द रिस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एल्बो जो है वो रिस्ट से डिस्टल है, लैटरल है, वेंट्रल है या प्रॉक्सिमल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमल, क्योंकि एल्बो जो रहता है उसका जो पोजीशन है वो रिस्ट जॉइंट से पहले आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, प्रॉक्सिमल। और ये क्वेश्चन PGIMER 2000 ईयर में उस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, द हार्ट इज डैश डैश टू द लंग्स। तो इसमें हार्ट की पोजीशन लंग्स के हिसाब से पूछी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेडियल, क्योंकि हार्ट जो है वो लंग्स के मेडियल साइड में रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है मेडियल। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टिश्यूज़, क्योंकि टिश्यूज़ का जो स्टडी किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, टिश्यूज़। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन द बॉडी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रोसीजर है जिसमें बॉडी में रेडियो आइसोटोप्स इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, PET, जिसको पेट स्कैन कहते हैं, यानी PET का फुल फॉर्म है प्रोटॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये जो प्रोसीजर रहती है इसमें रेडियो आइसोटोप्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, PET यानी पेट स्कैन। एट्थ क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA इज कंटेन इन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम DNA कहते हैं, तो वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, जो है न्यूक्लियस। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है DNA वो
सेल का जो न्यूक्लियस पार्ट रहता है उसमें मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लियस। और ये जो क्वेश्चन है वो एम्स 2000 के एग्जाम में पूछा गया है। 9th क्वेश्चन इज विच पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स हैव बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फेरिंग्स के ऐसे कौन से पार्ट्स है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों फंक्शंस प्ले करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स ये ऐसे पार्ट्स है फेरिंग्स के जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों काम करते हैं। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ट्रोपोनिन, क्योंकि ट्रोपोनिन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कार्डियक मसल्स में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी ट्रोपोनिन। ये जो क्वेश्चन था वो एम्स के 98 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द डैश डैश ऑफ द सेल। तो इसमें पूछा है कि सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म जो पार्ट रहता है सेल का उसमें ये ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप्स होते हैं ये साइकिल जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिक फिलामेंट्स आर कंपोज प्राइमरीली ऑफ द प्रोटीन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि थिक फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरीली कौन से प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मायोसिन, क्योंकि जो थिक फिलामेंट्स रहते हैं वो मायोसिन के बने रहते हैं। तो मायोसिन एक प्रोटीन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मायोसिन। और ये जो क्वेश्चन है ये निमहांस के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पीटरसन केली सिंड्रोम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पीटरसन केली जो सिंड्रोम है तो उसका फीचर क्या है इन ऑप्शन में से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि पीटरसन केली सिंड्रोम जो है उसमें फेरिटिन जो रहता है उसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से फेरिटिन डिक्रीज होने से उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कन्वर्जन होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स नीड्स टू केयरफुली असेस द कंप्लेंट ऑफ पेन ऑफ द एल्डरली बिकॉज ओल्डर पीपल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो ओल्डर पेशेंट रहते हैं तो उनमें जो पेन की कंप्लेंट रहती है तो उसको नर्स ने केयरफुली असेस करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एक्सपीरियंस रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन। तो जो ओल्डर पीपल है वो उनका जो सेंसरी परसेप्शन रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं एज की वजह से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओल्डर पीपल एक्सपीरियंस रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गीता रिटर्न्स फ्रॉम द पोस्ट अनेस्थेसिया केयर यूनिट मीन्स रिकवरी रूम with a nasogastric tube in place following a gallbladder surgery. She continues to complain of nausea. Then which action would be the nurse take? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि गीता नाम की पेशेंट है जिसकी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है और वो रिकवरी रूम से उसको वार्ड में शिफ्ट किया है और पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है और वो नौशिया की कंप्लेंट कर रही है। तो इस कंडीशन में नर्स ने कौन सी चीज़ प्रायोरिटीली चेक करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी चेक द पेटेंसी ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें अब नर्स को जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट को डाली है उसकी पेटेंसी चेक करनी है कि किसी वजह से उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उस वजह से पेशेंट को नौशिया की कंप्लेंट होती है, इसलिए नर्स ने उस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की पेटेंसी एनी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए चेक करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ओरल रिफैम्पसिन एंड आइसोनाइजाइड फॉर अ पेशेंट विद पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट इज टू। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो पेशेंट है जिसका ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया है उनको डॉक्टर जो है वो ओरल रिफैम्पसिन और आइसोनियाजाइड की टैबलेट्स देते हैं। तो उसका पर्पस क्या है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, टू डिले रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द ट्यूबरक्यूलोस्टैटिक इफेक्ट। क्योंकि ये जो रिफैम्पसिन और आइसोनियाजाइड मेडिसिन है, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है ये ड्रग्स का, वो डिले हो जाता है और उसकी वजह से जो ट्यूबरक्यूलोस्टैटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज रहता है। इसलिए ये जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स है तो वो 6 to 12 मंथ्स के लिए हम टीबी पॉजिटिव पेशेंट को देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स एंटर्स द रूम ऑफ अ क्लाइंट विथ chronic obstructive pulmonary disease means COPD, then the client's nasal cannula oxygen is running at the rate of 6 liter per minute. The skin color is pink and the respirations are 9 per minute and shallow. Then what is the nurse best initial action? तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ का, जिसको हम COPD बोलते हैं। तो उस पेशेंट को नेज़ल कैनुला से ऑक्सीजन चालू है 6 लीटर पर मिनट। पेशेंट का स्किन कलर पिंक है और उसके रेस्पिरेशंस 9 पर मिनट है और शॉलो है। तो ऐसे सिचुएशन में नर्स ने कौन सी इनिशियल एक्शन लेनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लोअर द ऑक्सीजन रेट। क्योंकि जो COPD का पेशेंट रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन ज़्यादा रहता है, इसलिए हमको उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो रेट है वो लोअर करना है, कम करना है, जिसकी वजह से पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज प्रिपेयरिंग हर प्लान ऑफ केयर फॉर हर पेशेंट डायग्नोस्ड विद निमोनिया, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निमोनिया का एक पेशेंट है जिसका केयर प्लान नर्स को प्रिपेयर करना है, तो वो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस सिलेक्ट करेंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। क्योंकि जो निमोनिया का पेशेंट रहता है उसमें अल्वियोलाई और ब्लड में जो गैस एक्सचेंज होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द साइंस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम अदर देन ओबेसिटी? तो क्वेश्चन में पूछा है कि कुशिंग सिंड्रोम में ओबेसिटी रहती है, उसके अलावा और कौन से साइंस हमको दिखते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पोस्टीरियर नेक फैट पैड एंड थिन एक्सट्रीमिटीज़। क्योंकि जो कुशिंग सिंड्रोम रहता है उसमें ओबेसिटी रहती है पेशेंट को, बट उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो थिन रहते हैं और उसका जो अपर बैक और नेक का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे फैट पैड्स का अक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम बफेलो हम्प भी बोलते हैं। तो ये जो साइन है वो हमको कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में दिखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन से रीजन में देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, L3 L4। जो लंबर वर्टेब्रा रहते हैं 3rd और 4th, उनके बीच का जो स्पेस रहता है वहाँ पे स्पाइनल नीडल यूज़ करके स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 वर्टेब्रा की लेवल तक एंड हो जाता है, इसलिए उसके नीचे L3 L4 की स्पेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, L3 L4। Next question is, a client who is suspected of having pheochromocytoma complains of sweating, palpitation and headache. Which assessment is essential for the nurse to make first? तो क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा का जिसको स्वेटिंग, पाल्पिटेशन और हेडेक की कंप्लेंट है। तो उसकी असेसमेंट करते वक्त सबसे पहले कौन सी चीज़ नर्स चेक करेंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर। क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, जिसकी वजह से कैटेकोलामाइंस सिक्रेट होते हैं, उनका सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए नर्स को ऐसे सिचुएशन में ब्लड प्रेशर चेक करना प्रायोरिटी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर थायराइड सर्जरी द नर्स शुड इंक्लूड इन हर केयर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि थायराइड सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो फर्स्ट 24 आवर्स में जो केयर हमको देनी है तो उसमें
नर्स ने कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, चेकिंग द बैक एंड साइड्स ऑफ द ऑपरेटिव ड्रेसिंग। तो क्योंकि इस सिचुएशन में जो थायराइड सर्जरी रहती है उसमें ब्लीडिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पोस्ट ऑपरेटिवली जो केयर हम देते हैं पेशेंट को, उसमें ऑपरेटिव जो ड्रेसिंग लगाया रहता है उसमें उसके साइड्स और बैक चेक करने हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है कि नहीं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, चेकिंग द बैक एंड साइड्स ऑफ द ऑपरेटिव ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स डिक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी आर ऑल एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्टेंशन, ऑप्शन ए, क्योंकि जब डिस्टेंशन होता है तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो स्टिमुलेट होती है, इंक्रीज होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डिस्टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट विथ हीमोडायलिसिस is ordered for a client and external shunt is created, which nursing action would be of highest priority with regard to the external shunt? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट है जो हीमोडायलिसिस पे है और उसको एक्सटर्नल शंट क्रिएट किया है, बनाया है, तो ऐसे सिचुएशन में नर्स ने किस चीज़ को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए उस एक्सटर्नल शंट को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अवॉइड टेकिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स और ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द अफेक्टेड आर्म। तो जिस हाथ पे एक्सटर्नल शंट बनाया रहता है उस हाथ से हमको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स या फिर कुछ ब्लड सैंपल्स जो है वो नहीं कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर की वजह से जो एक्सटर्नल शंट बनाया है जो हीमोडायलिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, तो वो शंट को रप्चर हो सकता है या फिर जो शंट है वो उसमें ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने की वजह से वो शंट डैमेज हो सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए हमको उस हाथ से ब्लड प्रेशर या ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं करने रहते, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एन अडल्ट पेशेंट। When performing chest compressions, the nurse understands the correct hand placement is located over the। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अडल्ट पेशेंट को CPR देते वक्त जब हम चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं तो हाथों की करेक्ट पोजीशन कहाँ रहती है, कहाँ पे हम हाथ रख के चेस्ट कॉम्प्रेशन देने चाहिए हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, क्योंकि जो स्टर्नम बोन का लोअर हाफ एरिया है वहाँ पे चेस्ट कॉम्प्रेशन देना एग्जैक्ट और सेफ लोकेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस आपके स्टडी के लिए यूज़फुल रहेंगे और इसके आगे भी नर्सिंग के जो और दूसरे सब्जेक्ट है उन पे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में मैं नर्सिंग के और दूसरे सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।